नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनमत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 26 जुलाई को पूरा भारत कारगिल विजय दिवस के रूप में गर्व से मनाता है। यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कारगिल की ऊंचाइयों पर भारतीय तिरंगे को फहराने वाले इन रणबांकुरों के शौर्य और बलिदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी गौरव गाथा को महसूस करने वाली ग्राउंड जीरो का जायजा लेने के लिए सुदर्शन न्यूज की राष्ट्रवादी टीम लामोचन व्यू पॉइंट पहुंची है, जहां से दुश्मन के कब्जाए गए क्षेत्रों का नजारा साफ दिखता है। ये वही इलाका है जहां भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को चकनाचूर किया था। कैमरे की आंखों से हम आपको दिखाएंगे वो पहाड़, वो पोस्टें, वो वीर गाथाएं जो आज भी भारतीय सेना के शौर्य की मिसाल हैं। जुड़िए हमारे साथ इस राष्ट्र गौरव यात्रा में, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, एक संकल्प है। कारगिल से सीधी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और वहां से एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त लामचिंग पॉइंट पर है और ये वो पॉइंट है जिसे कारगिल युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत माता की आंखें कहा जाता है। वो आंख जो सीधे तौर पर दुश्मनों पर पैनी नजर रखती है। मेरे पीछे ये जो आप घाटी देख रहे हैं और ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां देख रहे हैं, ये केवल चोटियां नहीं हैं, ये दरअसल पराक्रम की चढ़ाई है। ये वो चोटियां हैं जो भारत के वीरों के शौर्य, उनके हौसले, उनके जोश, उनके जज्बे और उनके बलिदान की कहानियों से भरी पड़ी है। यहाँ की धरती पर आने के बाद यकीन मानिए कि रोम रोम में उन भारतीय वीरों के जज्बे की कहानियां उछाले मारने लगती हैं। इस धरती पर आने के बाद आपको पाकिस्तान की धूर्तता को समझना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है, मैं कैमरामैन चंदन जी से कहूंगी कि एक बार जरा दिखाएं। यहां से दरअसल एलओसी बहुत करीब है। ये जो सामने चोटी आप देख रहे हैं, इस चोटी के ठीक पीछे एलओसी है। हम एलओसी के भी वो चोटी है जिस पर यह कहा जाता है कि जब ठंड होती है, रवायत ये कहती है कि जब ठंड होती थी तो भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना, दोनों सेनाएं ठंड के समय नीचे उतर आती थी। लेकिन भारत ने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, लेकिन धूर्त पाकिस्तान ने अपने उस विश्वास को तोड़ते हुए सीधे तौर पर विश्वासघात किया और इन चोटियों से वो वापस नहीं लौटे। और फिर मई में शुरू होता है वो युद्ध जो अपने आप में एक याद बनकर आज भी भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रख रहा है। लामचिंग पॉइंट की अगर बात करूं, मैं एक बार और आपको दिखाना चाहती हूं। दरअसल ये जो पॉइंट है, इस लामचिंग पॉइंट से आप बेहद आसान तरीके से देख सकते हैं कि यहां से टोलोलिंग, यहां से बत्रा टॉप और यहां से टाइगर हिल बहुत आसानी से देखा जा सकता है। लामचिंग पॉइंट भारतीय सेना के सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जब 1999 में युद्ध शुरू हुआ था तो यही वो पॉइंट था जहां से नेशनल हाईवे जो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, उस हाईवे से जब भारतीय सेना के लिए रसद आ रही थी उसे और जो लॉजिस्टिक आ रहे थे उसे लगातार पाकिस्तान की फौज की तरफ से टारगेट किया जा रहा था। बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि परिस्थिति बहुत दुर्गम थी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पर। हम जुलाई के महीने में यहाँ पर हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अभी भी ठंड महसूस हो रही है और यहाँ पर टेम्परेचर रात के समय -20 डिग्री तक चला जाता है। तो दो चीजें थी, एक तो हाड़ कपाने वाली सर्दी, दूसरी साफ तौर पर सीधी खड़ी चोटियां। यानी अगर थोड़ी सी अगर तिरछी चोटी होती है तो उस पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन सीधी खड़ी चोटी पर चढ़ना भी बेहद मुश्किल होता है। और ऐसे समय में जब दुश्मन टॉप पर बैठा हो, जरा इधर दिखा दीजिए चंदन जी, ये आप देख सकते हैं कि इन चोटियों के टॉप पर दुश्मन ने अगर बैठ गया हो तो नीचे होने वाले मूवमेंट को वो बेहद आसानी से देख पा रहा था। और यही वजह थी जो भारतीय सेना के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरीके से नीचे से जो लॉजिस्टिक ऊपर जाने हैं, नीचे से जो सेना का मूवमेंट होना है, वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान फौज से छिपकर होना चाहिए था। इस लिहाज से लामचिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसे जीतना बहुत जरूरी हो गया था 1999 में। न केवल लामचिंग पॉइंट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट 4875 की, जिसे बत्रा टॉप कहा जाता है। अगर बत्रा टॉप की बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा
जो केवल फौजी नहीं, वो शेरशाह था, जिन्होंने 3 शब्द कहकर ये दिल मांगे मोर, उन शब्दों को कहकर आज भी सेना के लिए प्रेरणादायक का जो जज्बा है उसे बरकरार रखा है। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि जम्मू कश्मीर 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान जिन्होंने संभाली थी, उनकी जिम्मेदारी थी .4875 को किसी भी तरीके से दुश्मनों से मुक्त कराने की, और कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चुनौती को पूरी दृढ़ता के साथ लिया। अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान को नजरअंदाज करते हुए, हिम्मत को सामने रखते हुए, भारत माता के प्रति अपने समर्पण को आगे रखते हुए, उन देश को किए गए अपने वायदों को याद करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन दुश्मनों को ये बता दिया कि ये दिल मांगे मोर क्या कहता है। दुश्मनों की वो हार आज भी उनकी पेशानी पर शिकन बनकर नजर आती है, और कैप्टन विक्रम बत्रा की और उनके जज्बे की ये जीत आज भी करोड़ों भारतीयों को गर्व से भर देती है। कैमरामैन चंदन के साथ मिलावनी विनीत, कारगिल पॉइंट से। आज पूरा भारत गर्व और श्रद्धा के साथ 26वां कारगिल विजय दिवस मनाने को तैयार है। 1999 की गर्मियों में कारगिल की ऊंची चोटियों पर हमारे वीर जवानों ने जो शौर्य गाथा लिखी, वो आज भी हर भारतीय के सीने में गर्व भर देती है। इस साल की श्रद्धांजलि और ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने उसके तेज और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। सेना का यह ऑपरेशन स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अपनी धरती पर किसी भी आतंकी हमले को सहन नहीं करेगा। 1999 में टाइगर हिल पर लहराया गया तिरंगा और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दोनों इस बात को साबित करते हैं कि भारत आतंक और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। इस वक्त द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर जवानों को नमन किया जा रहा है। तिरंगा एक बार फिर कारगिल की ऊंचाइयों पर गर्व से लहरा रहा है। देश भर से पहुंचे परिजन और पूर्व सैनिक इस ऐतिहासिक दिन पर अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों पर 26 साल पहले भारत वीर पुत्रों ने इतिहास लिखा था, अपने लहू, हिम्मत और वीरता के साथ। आज जब द्रास की ऊंचाई पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराता है, ये सिर्फ कारगिल विजय दिवस नहीं, ये उस बढ़ते जज्बा का सल्यूट है जो कभी पीछे नहीं हटता। 1999 में टाइगर हिल था और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम की वसीय आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने एक तेज, निश्चित और जबरदस्त जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ शहीदों का बदला नहीं लिया, बल्कि एलओसी के उस पार एक जोर संदेश भेज दिया। इंडिया will strike back harder and faster। मेरे पीछे इस गति में है कारगिल वॉर मेमोरियल और उसके आगे टाइगर हिल का वो साया जहां से दुश्मन आज भी देखता होगा, शायद अपनी हार का याद करता होगा। पर आज उनके सामने एक और भी ज्यादा ताकतवर, मॉडर्न और तैयार इंडियन आर्मी जो सीख चुकी है, इवॉल्व कर चुकी है और आप इन्हीं पहाड़ियों पर राज करते हैं। जब पूरे देश यहाँ श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं तो भारत सिर्फ अपने काल के हीरोज को याद नहीं करता, आज की नायक हमारे बॉर्डर के नए गार्जियंस को भी सल्यूट करते हैं, जिन्होंने हर दुश्मनी इरादे को नाकाम बनाया है। कारगिल की विजय से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ये है भारत की स्टेल्थ रिवोल्ट का सफर। जय हिंद। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कारगिल से। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। वो ऐतिहासिक दिन जब भारत के वीर जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए अपनी प्राणों की आहुतियां दी थी और देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा था। पूरी दुनिया आज उन वीर गति को प्राप्त बलिदानियों को नमन कर रही है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।
तो आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से कारगिल की इस बार विजय दिवस को लेकर तैयारियां की गई। हमारी एंकर लावनी जी और आपने जो की रिपोर्ट देखी, अब मेरे सहयोगी आपको वहां से रोहिल तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है इन ऊंची वादियों में और शौर्य की गाथाएं जो अब भी वहां देखने को मिलती हैं। इस समय मौजूद है करगिल वार मेमोरियल के अंदर। आपको बता दूं कि 26वीं करगिल जयंती इस समय मनाई जा रही है और ऐसे में जो शहीद हुए जवान इस करगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनको इस वक्त जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर उनकी याद में दीप भी जलाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो शहीद हुए जवान हैं उनके परिजन वाले जो है यहाँ पर उन सभी जवानों को याद नमन करके उनको श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो उन वीर बहादुर, उन वीर सपूतों को आज पूरा देश याद कर रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। आपको याद होगा कि 1999 का करगिल युद्ध जिस तरीके से लड़ा गया था, जिस तरीके से तोलोलिंग से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद बत्रा टॉप, टाइगर हिल और कई ऐसे अन्य जो चोटियां हैं उन पर ये युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो नेशनल हाईवे 1A है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था ताकि भारतीय सेना को जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है उसको पूरी तरीके से कट ऑफ किया जाए। लेकिन उस करगिल युद्ध में 545 जवान शहीद हुए थे और आज उन 545 जवानों को उनके परिजन वाले और भारतीय सेना के सभी जो जवान हैं उनको नमन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी याद में दीप जलाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से पूरा देश आज उन सभी वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार सुबह से ही कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और इस समय नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा यहाँ पर खुद पहुँचे थे और उन्होंने भी उन जवानों के याद में दीप जलाए और उनको पूरी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन सभी जवानों के याद में ये दीप जलाया जा रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और इस समय करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और कल सबसे मेन फंक्शन में यहाँ पर सभी जवानों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने करगिल के इस युद्ध में ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी थी। रोहिल सुदर्शन टीवी, करगिल वार मेमोरियल, द्रास सेक्टर। करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी लगातार करगिल वार मेमोरियल में है। मेरे पीछे आप जो स्टैचूज़ देख रहे हैं, दरअसल ये स्टैचूज़ उन सभी जवानों के यहाँ पर बनाए गए हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसमें जो टाइगर हिल पे जो विक्रम बत्रा ने लड़ाई लड़ी थी, विक्रम बत्रा का स्टैचू है, उसके साथ साथ मनोज पांडे का स्टैचू है और सभी वो 545 ऐसे बहादुर वीर बहादुर है उनके स्टैचूज़ यहाँ पर लगाए गए हैं और इन स्टैचूज़ को आज पूरी तरीके से सजाया गया है और लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है। और इसके साथ साथ अब छोटा सा तिरंगा जो है हर किसी स्टैचू के जो सामने वो लगा है। स्टैचूज़ लगातार यहाँ पर इस वक्त सजाए गए हैं और पूरी तरीके से आज पूरा देश जो है उन 545 वीर बहादुरों को श्रद्धांजलि देकर उनको नमन कर रहा है। लेकिन करगिल विजय दिवस की जो 26वीं जयंती वो लगातार यहाँ पर उसके हवाले से कार्यक्रम सुबह से ही लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीरें, अलग किस्म की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये वही स्टैचूज़ है, उन वीर बहादुर जवानों के स्टैचूज़ है जिन्होंने करगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई थी और अपनी प्राणों की आहुति देश के लिए दी थी और उस ऑपरेशन विजय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और कल सबसे बड़ी जो फंक्शन यहाँ पर वार मेमोरियल में होने वाली है जिसमें यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडावा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट डिफेंस वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी तरीके से करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े जोश के साथ मनाई जा रही है। रोहिल सुदर्शन टीवी, करगिल वार मेमोरियल, द्रास। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब जब कागज पर लिखा मैंने इन वीरों का नाम,
कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। जिनके लिए चारों धाम इस देश की भक्ति है, इस देश की रक्षा है, उन तमाम वीरों की जिन्होंने कारगिल में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब शनिवार यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के पूरे 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में 26वें वर्ष में कारगिल विजय दिवस की तैयारियां जहां आप देख रहे हैं कि जोरों पर चल रही हैं, महोत्सव शुरू हो चुका है और द्रास सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आपको बता दें कि लोमोचेन व्यू पॉइंट पर भी एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कारगिल युद्ध के सभी पूर्व सैनिक और बलिदानी वीरों के परिवार मौजूद हैं। वास्तव में लोमोचेन व्यू पॉइंट का सैन्य इतिहास बेहद गौरवशाली है। कारगिल युद्ध के समय यही वो बिंदु था जहां से दुश्मनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस स्थान से टाइगर हिल, तोलोलिंग हिल और बत्रा टॉप जैसे सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान साफ दिखाई देते हैं। यहां हो रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य कारगिल युद्ध में वीरों की गाथाओं को याद करना और उनके बलिदान को नमन करना है। 26 जुलाई का ये दिन हमेशा भारतीय सेना की अदम्य वीरता का प्रतीक बनकर हमारे दिलों में अंकित रहेगा। अब आइए कुछ अन्य खबरों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा न केवल रणनीतिक रूप से अहम रही, बल्कि इसने भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया विश्वास और साझेदारी का अध्याय जोड़ा। प्रधानमंत्री को मालदीव की स्वतंत्रता के 60 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और माले एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी इस बात की पुष्टि करती थी कि भारत और मोदी के लिए यह आमंत्रण महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संदेश है। मालदीव जैसे देश के लिए भारत ने 4,850 करोड़ रुपए की लोन सहायता की घोषणा की है, जो वहां की आर्थिक स्थिरता और बुनियादी विकास के लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में बातचीत भी होगी। ये आर्थिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा और दोनों देशों के बाजारों को खोलने का काम भी करेगा। तो आइए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि भारत की रणनीति कैसे काम आई है। जहां टूरिज्म में 150 मिलियन की बात हो रही है, तो वहीं अगर हम अन्य चीज़ों को देखें तो भारत ने 4,850 करोड़ का लोन दिया। भारत मालदीव के रिश्तों में एक नई ऊर्जा होगी। मालदीव में 3,300 आवास सौंपे गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे से रिश्तों में गर्मजोशी जो है वो भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अब बात सरकारी योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति की। झारखंड सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक रखने का फैसला लिया। हेमंत सोरेन सरकार ने सेवा को सम्मान देने की बात कही, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह सेवा का सम्मान है या धर्मांतरण की राजनीति को वैधता देने की शुरुआत। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का एक और ताजा फैसला न सिर्फ राजनीतिक तूफान का कारण बना है, बल्कि इस फैसले ने राज्य की पहचान और राष्ट्र नायकों के सम्मान को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर देना न सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि झारखंड के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का खुला अपमान भी है। हेमंत सोरेन शायद भूल रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वही नेता हैं जिन्होंने झारखंड राज्य का निर्माण कर यहाँ के वनवासी जनमानस को राजनीतिक पहचान दी। आज उसी नेता के नाम से जुड़ी योजना को हटाना ये योजनाओं के धर्मांतरण की राजनीति नहीं तो और क्या है। झारखंड कैबिनेट के इस निर्णय ने हेमंत सरकार की मानसिकता और प्राथमिकताओं को बेनकाब कर दिया है। दरअसल जिस मदर टेरेसा के नाम पर इस योजना का धर्मांतरण किया गया है, उस मदर टेरेसा की सच्चाई जानना भी सबके लिए जरूरी है। झारखंड सरकार ने सफाई दी है कि मदर टेरेसा के नाम से सेवा और करुणा की भावना जुड़ेगी, लेकिन सवाल ये कि जिस नाम पर बार बार धर्मांतरण और संविधान विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हों, क्या वही नाम सरकारी योजना के लिए उचित है?
ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस ने अपनी पुस्तक में मदर टेरेसा और उनकी संस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि सेवा की आड़ में धर्मांतरण और अमानवीय व्यवहार की पहचान है मदर टेरेसा। इतना ही नहीं, 2021 में भारत सरकार ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के FCRA लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया था। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। साथ ही टेरेसा का समर्थन कई तानाशाहों और धार्मिक उत्पीड़नों से जुड़ा रहा है। हेती के डुवालियर जैसे क्रू तानाशाहों को गरीबों का दोस्त कहना, एनवर होक्सा जैसे कम्युनिस्ट तानाशाह की कब्र पर माला चढ़ाना, क्या इन सबका संदेश करुणा है? उनके आध्यात्मिक सलाहकार डोनाल्ड ने मैगवार जिस 11 वर्षीय बच्चे के साथ बार बार यौन शोषण का आरोप था, उसके बचाव में उतरना, क्या ये भी सेवा कहलाएगा? इन सब आरोपों से घिरी रहने वाली, जिन पर तमाम किताबों में धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, उस मदर टेरेसा के नाम पर सरकारी योजनाओं का नाम रखना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए झारखंड के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान जायज है, वो भी उस राज्य में जहां आदिवासियों के धर्मांतरण में ईसाई मिशनरियों ने सबसे ज्यादा शामिल पाया जाता है? देखिए, झारखंड सरकार ने आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया और जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी, उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक शुचिता के अनुरूप नहीं है। अब जिन्होंने राज दिया, आप उनका नाम हटा रहे हैं और एक ऐसे मदर टेरेसा का नाम जोड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको रियलिटी चेक करना चाहिए कि उनके संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर धर्म परिवर्तन के, धर्मांतरण के, संविधान विरोधी कार्य करने के गंभीर आरोप लगे थे। हेमंत सोरेन सरकार का ये कदम राष्ट्रनायकों के प्रति दुर्भावना और वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का घातक मिश्रण है। जनता पूछ रही है कि क्या राज्य की योजनाओं का भविष्य अब धार्मिक एजेंडों से तय होगा? क्या सेवा की भावना सिर्फ एक नाम तक सीमित रह गई है? और सबसे अहम, क्या वाजपेयी जैसे जननायक का नाम मिटाकर कोई सरकार झारखंड के मन को जीत सकती है? राजनीति में नाम बदलना आसान है, लेकिन इतिहास और जनमानस को मिटाना नहीं। अटल जी न केवल भारत के बल्कि झारखंड के निर्माता हैं। उनके नाम से खेलकर झामुमो सरकार न सिर्फ राजनीतिक बल्कि नैतिक धरातल पर भी असफल साबित हो रही है। तो आपने देखा कि झारखंड में किस तरह से मदर टेरेसा के नाम पर तमाम उन योजनाओं के नाम रखना, क्या आपको लगता है कि ये नाम बदलने वाली जो सियासत है, और वो भी ऐसे नामों पर जिनके बारे में, जिनकी पुस्तक के बारे में अगर हम पढ़ें तो धर्मांतरण और धर्मांतरण के साथ साथ कन्वर्जन की वो तमाम कहानियां हैं जो आज भी कई पीड़ित परिवारों की आंखें नम कर। दिल्ली से पटना तक विपक्ष की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। संसद में सड़क तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे का प्रदर्शन उस डर का संकेत है जो बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई के बाद पैदा हुआ। चुनाव आयोग के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 52 लाख से अधिक फर्जी वोटरों को हटाया जाएगा और यही बात विपक्ष की नींद उड़ा रही है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली की संसद से लेकर पटना की विधानसभा तक विपक्ष की नौटंकी चरम पर है। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में SIR के खिलाफ जो नाटक हुआ, वह इस बात का सबूत है कि विपक्ष को फर्जी वोटरों की सफाई सबसे ज्यादा खटक रही है। मकर द्वार पर मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर फाड़ना और नारेबाजी करना, ये सब उसी डर की निशानी है जो बिहार की 52 लाख फर्जी वोटर लिस्ट के खुलासे के बाद विपक्ष की रगों में उतर गया है। सोचिए, 52 लाख फर्जी वोटर जो लोकतंत्र का मजाक बनाते रहे, जो घुसपैठियों की तरह वोटर लिस्ट पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब चुनाव आयोग उन पर नकेल कस रहा है तो विपक्ष क्यों बौखला रहा है? इधर बिहार में राबड़ी देवी का डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर घटिया बयान बताता है कि विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही मर्यादा। गाली और झूठ से चुनावी जमीन नहीं बचाई जा सकती। इतना ही नहीं, SIR पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सरकार पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यह तक कह दिया कि अगर यही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव का बॉयकॉट करने तक की धमकी दे डाली। ऐसे में सवाल सीधा है कि SIR से विपक्ष क्यों डर रहा है? क्या इसीलिए कि इनके वोट बैंक की नींव फर्जी वोटरों और घुसपैठियों पर टिकी है?
आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रही है, जबकि असल में यह लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहती है। बिहार हो या दिल्ली, लड़ाई अब असली बनाम नकली लोकतंत्र की है। चुनाव आयोग सफाई कर रहा है और विपक्ष की बौखलाहट बताती है कि लोकतंत्र के असली दुश्मन कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो बच्चे से पिटाई वो करता है बड़ी रोड बैठ के, बच्चे से करता हम लोग देखते हैं, गुंडा बात करता है, लड़की के छेड़त रहे हुआ बैठ के पूरी उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। अब तो ये देखिए, इस स्तर की बयानबाजी बिना तथ्य और आधार के उचित नहीं है। राजनीतिक मर्यादा का ये पूरी तरह से तार तार करने की व्यवस्था है। दुखद है, बिहार बहुत बदनाम ये लोग कर चुके, अब बिहार और बिहारियों को बदनाम करने का प्रयास न करें। पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम। बांग्लादेश, जिसे कभी दक्षिण एशिया का सबसे प्रगतिशील मुस्लिम देश माना जाता था, अब तालिबानी सोच और मॉरल पुलिसिंग की तरफ खतरनाक ढंग से बढ़ गया है। हाल ही में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जिसने देश में तूफान ला दिया। इस आदेश में महिला अधिकारियों को शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट स्लीव्स या लेगिंग्स पहनने पर रोक लगा दी गई है। बैंक के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को देश के सामाजिक मापदंडों, मानक दंडों के अनुरूप ही शालीन और पेशेवर कपड़े पहनने पड़ेंगे। महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कुर्ता और साधारण हिजाब को अनिवार्य रूप से पहनना है। पुरुषों को जीन्स, फैंसी पाजामा पहनने से रोका गया है। ड्रेस कोड के अनुपालन के लिए हर विभाग में एक अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश भी दे दिया है। वे इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कट्टरपंथ की आग में बांग्लादेश अब झोंका जा रहा है और ये हिजाब वाली तालिबानी सोच अब बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों में भी हावी होती नजर आ रही है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का जो ऐलान किया, उसने वैश्विक कूटनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी। अमेरिका ने इस देश पर तीखी आपत्ति जताई। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के इस फैसले को बकवास करार देते हुए आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के पीड़ितों का अपमान है ये। और रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कदम हमास के प्रोपोगंडों को मजबूती देगा और मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को धक्का लगेगा। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से आए हमास लड़ाकों ने इजरायली इलाकों में घुसकर भीषण हमले किए थे, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इसके उलट फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने घोषणा की कि आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बातचीत होगी। जब इंसान चांद पर बस्ती बनाने की बात करता है, तब धरती के कई हिस्सों में आज भी युद्ध, खून, आग और तबाही का नजारा मिलता है। तकनीक और विज्ञान ने जहां सीमाएं मिटा दी हैं, वहीं धर्म, जमीन, जातीयता और सत्ता की लड़ाइयां अब भी इंसान को पुराने दौर में खींच रही है। इस समय दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया में 1000 साल पुराने प्रेह बिहार शिव मंदिर को लेकर आमने सामने लड़ाई चल रही है। इस मंदिर पर दोनों देशों ने दावा किया और ये विवाद अब हिंसा में बदल चुका है। बॉर्डर पर गोलियां चली, सैनिक मरे, तनाव हुआ, गहरा हो गया और ये झगड़ा इतिहास, संस्कृति और संप्रभुता से, लेकिन नतीजा वही रहा, आम लोगों की जान और शांति का नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक मोर्चा नहीं है। यूक्रेन और रूस की जंग तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। फरवरी 2022 को शुरू हुआ ये युद्ध अब लाखों जाने ले चुका है और करोड़ों बेघर हो चुके हैं। और उसी तरफ अब ये दोनों देश भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो गाजा की आग में देखिए किस तरह से जो तबाहियां हुई, वही अब कांगो और रवांडा में भी ये नजर आ रही हैं। और थाईलैंड की अगर हम बात करें तो ये वहां पर थाईलैंड की तरफ से और ये विवाद जो चल रहा है, और एक मंदिर को लेकर, शिव मंदिर को लेकर पूरा विवाद चल रहा है।
और इसी के साथ जनमत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।